नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले आज वर्ल्ड नाउ में सबसे बड़ी खबर की बात, ईरान और अमेरिका में ऐलाने जंग और क्या इसी के साथ फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और हमले की जद में है डोनाल्ड ट्रंप। तेहरान की खामोश सुबह अचानक भयावह धमाकों से हुई। शहर के विभिन्न इलाकों में जोरदार विस्फोट की आवाज गूंजी, जिसके बाद हड़कंप मच गया और खबर आई कि इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले कर दिए हैं। शुरुआती हमले में तेहरान समेत कई शहरों में बड़े धमाके सुने गए। दावा किया गया कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को हमले में निशाना बनाया गया और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया। लेकिन खबर यह भी है कि इजराइल के हमले में ईरान के एक स्कूल को निशाना बनाया गया, जहां पर 40 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को मैसिव और जारी बताया है। ईरानी जनता से अपनी सरकार को गिराने तक की अपील कर दी है। इसके तुरंत बाद ईरान ने जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात हो गए। दुनिया जिस महायुद्ध की आशंका को देख रही थी, शनिवार की सुबह वो हकीकत में बदल गई। इजराइल और अमेरिका ने शील्ड ऑफ जूडा नामक ऑपरेशन के तहत ईरान पर आर पार की जंग शुरू कर दी और ईरान भी इस जंग में आर पार के मूड में नजर आ रहा है। खामेनेई भी आर पार की जंग के मूड में नजर आ रहे हैं। तो क्या खामेनेई खाड़ी के सिंघम बन के निकलेंगे या डोनाल्ड ट्रंप यहां से एक बार फिर से दुनिया पर अपनी बादशाहत की मुहर लगाएंगे? बात करेंगे इस खबर की डिटेल से। वर्ल्ड नाउ में आगे बातचीत होगी। वार्ता के बीच हमले की। इजराइल और अमेरिका ने बातचीत के बहाने ईरान के 30 शहरों पर निशाना साधा, जिसमें तेहरान और इस्फहान प्रमुख हैं। लेकिन इसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया वो अमेरिका की सांसें रोक देगा, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ इजराइल को निशाना बनाया बल्कि ईरान ने उन सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद है। यह वही पैटर्न है जो 8 महीने पहले देखा गया था, जब परमाणु वार्ता के दौरान भी हमला हुआ था। ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में 26 फरवरी को बातचीत हुई थी, लेकिन यह बातचीत फेल हो गई थी। फिर अगली वार्ता वियना में रखी गई, लेकिन ट्रंप ने 19 फरवरी को ईरान को परमाणु समझौते के लिए 10 से 15 दिनों की चेतावनी दी थी, जिसके अभी पूरे होने में वक्त बाकी है। लेकिन इससे पहले ही इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। फिर बताएंगे आपको अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला क्यों किया। सबसे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि ईरान पर सतर्कता बरतते हुए पहले हमला किया गया है। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले की पुष्टि की। इस बीच अहम यह भी है कि आखिर इन दोनों देशों में से ज्यादा ताकतवर कौन है और किसके पास कितने घातक हथियार हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव के बीच पूरे विश्व की नजर अब ईरान पर है, मिडिल ईस्ट पर है, अमेरिका पर है, इजराइल पर है। हर कोई जानना चाहता है कि अगर ये जंग, चूंकि ये जंग अभी एस्केलेशन लैडर पर है, अगर ये जंग कन्वेंशनल वॉर में तब्दील हो गई तो फिर कौन किस पर भारी पड़ेगा और जंग कितनी लंबी चलेगी। इस खबर के बाद आपको बताएंगे वर्ल्ड नाउ में उस दुश्मनी की बात जो सीमाओं तक सीमित नहीं रही। मिडिल ईस्ट की आग अब पूरी दुनिया की नींद उड़ा रही है। रमजान के पाक महीने में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला शुरू कर दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन यह दुश्मनी आज की नहीं है, यह दुश्मनी है 1979 की। सालों पुरानी, दशकों पुरानी विचारधाराओं की टक्कर, जहां एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है। अमेरिका ईरान को कहता है तुम हमारे हिसाब से चलो, ईरान कहता है दुनिया का कोई भी देश ईरान को यह नहीं बताएगा कि ईरान कैसे चलेगा और किस हिसाब से रहेगा। ईरान की संप्रभुता, ईरान की रक्षा करने के लिए हम सक्षम हैं। डालेंगे नजर इस खबर पर, इस दुश्मनी के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। वर्ल्ड नाउ में सबसे बड़ी खबर, ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दुनिया जिस महायुद्ध की आशंका से कांप रही थी, आखिरकार वो हकीकत में तब्दील हो गई। इजराइल और अमेरिका ने शील्ड ऑफ जूडा नाम का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन ईरान के खिलाफ शुरू कर दिया है और आर पार की लड़ाई जो है वो शुरू कर दी गई है। जैसे ही आज सुबह हुई, वैसे ही ईरान की आसमान में धमाकों की गूंज और काले धुएं के गुबार देखे गए। पीसीआर प्लीज विजुअल लेकर आइए पीछे, अगर आपके पास विजुअल है तो स्क्रीन पर विजुअल लगाइए। आपको बता दें कि एक के बाद एक कई धमाके हुए, सिलसिलेवार तरीके से जितनी तस्वीरें हैं सब दिखाइए दर्शकों को किस तरह से लगातार एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। ये देखिए पहली तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये तस्वीर जो है, ये जो इस वक्त विजुअल आप देख रहे हैं, ये आबू धाबी की बताई जा रही है, क्योंकि ईरान ने सिर्फ इजराइल पर रिटेलिएट नहीं किया है, ईरान ने हमला किया अमेरिका के उन सहयोगियों पर, उन देशों पर जहां अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं। ईरान के 30 ठिकानों पर से पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला शुरू किया था। इसके अलावा आपको बता दें, दूसरी तस्वीर जल्दी से लेकर आई स्क्रीन पर।
एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर धमाके की तस्वीर आप देख सकते हैं और काले धुएं का गुबार आप यहां पर देख सकते हैं। किस तरह से ये अटैक लगातार अलग अलग इलाकों में हो रहा है। अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जो आप इस वक्त हमले की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर ईरान और इजराइल के बीच, जंग के बीच लगातार मिसाइलों और बम के धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। इससे पहले जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो ईरानी राष्ट्रपति के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर भी शामिल है। नॉर्थ और ईस्ट तेहरान में धमाके हुए। इजराइल ने क्रूज मिसाइल से हमला किया था। आइए देखते हैं कहां कहां निशाना बनाया गया है और मैप के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस इलाके को इजराइल ने टारगेट किया। ये रहा इजराइल, ये रहा तेहरान। नॉर्थ तेहरान में अटैक हुआ, ईस्ट तेहरान में अटैक हुआ, राष्ट्रपति आवास पर अटैक हुआ, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है। 30 ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ है और ये क्रूज मिसाइल से हमले हुए हैं ईरान के अलग अलग इलाकों में। यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया। वर्ल्ड नाउ में हमने आपको ये जानकारी दी थी कि अमेरिका इजराइल से हमला करवा सकता है और ये बात हमने आपको लगातार वर्ल्ड नाउ में बताई। और वर्ल्ड नाउ में हमने जो बात एक एक जानकारी आप तक पहुंचाई, ठीक उसी हिसाब से ये जंग शुरू हुई। अमेरिका ने इजराइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने डायरेक्ट हमला नहीं किया, इजराइल से हमला करवाया। उसके बाद पीछे से जंग में अमेरिका कूदा है। यानी कि दुनिया यह ना कहे कि अमेरिका ने डायरेक्ट ईरान पर हमला किया। अमेरिका पर ने यह सुनिश्चित किया कि पहला हमला इजराइल की तरफ से हो। इसकी जानकारी खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने दी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। इजराइल के अटैक के बाद इजराइल में एयर सायरन बजाए गए, जिससे कि लोग सतर्क रहें, बाहर ना निकलें। ईरान के किन किन ठिकानों पर हमला हुआ, एक बार फिर से देखते हैं। आइए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान के मिडिल और नॉर्थ और ईस्ट हिस्सों में धमाके हुए हैं। अब इस तस्वीर को आप देखिए। परमाणु फैसिलिटी जहां है वहां हमला हुआ, मिसाइल डेवलपमेंट सेंटर जहां पर है वहां हमला हुआ, मिसाइल बेस जहां पर है वहां हमला हुआ, एक और मिसाइल बेस पर हमला हुआ। कुल 30 ठिकानों पर यह अटैक एक साथ किए गए। इसमें पूर्वी हिस्सों में धमाके हुए, यूनिवर्सिटी स्ट्रीट में धमाके हुए, जमहूरी क्षेत्र में धमाके हुए, सैयद खदान में धमाके हुए, सुप्रीम लीडर के ऑफिस में धमाके हुए, परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हम धमाके हुए, जिसमें नतांज है, इस्फहान है, करज है, किरमानशाह है। दक्षिणी तेहरान में सरकारी मंत्रालय पर भी हमला किया गया। इजराइल ने भी क्लियर किया कि यह हमला ईरान के टॉप ऑफिशियल्स और टॉप लीडर्स को निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले के बाद ईरान के जवाब की बारी थी। यानी हमला तो इजराइल कर चुका था, लेकिन अब बारी थी ईरान के पलटवार की। इजराइल पर जब जवाबी हमला किया गया तो इजराइल में एक के बाद एक 400 मिसाइल दागे हैं, आज ईरान ने जो जानकारी मिल रही है। ऐसे में इजराइल ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कह दिया है। यह कार्रवाई अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के बीच हुई, जिससे तनाव बढ़ गया है। अब आपको कुछ और अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से महायुद्ध का खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। कई शहरों पर आसमान में धुएं के गुबार देखे गए। रिहायशी इलाकों में भी अटैक हुए हैं। हवाई हमलों के सायरन लगातार बज रहे हैं। और खबर यह भी है कि एक स्कूल को भी निशाना बनाकर इजराइल ने बम गिराया, जिसमें 40 बच्चों की मौत हो गई। यह खबर भी सामने आई है। तो सवाल यह है कि स्कूल में ऐसा कौन सा कमांड सेंटर चलाया जा रहा था जिसके ऊपर इजराइल ने अटैक कर दिया? मासूम बच्चों का इस जंग से क्या लेना देना है? इजराइल से सवाल पूछा जाना चाहिए, यूएस से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन इन हमलों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के घर पर धमाके का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि धमाका तेहरान में खामेनेई के आवास के पास हुआ। हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। इस बीच ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर्स के मारे जाने की खबर आ रही है। इजराइल बड़े बड़े दावे कर रहा है। इजराइल के दावे के मुताबिक आईआरजीसी के एक चीफ को मार गिराया गया है। हालांकि ईरान की सरकार या आईआरजीसी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरानी मीडिया और स्थानीय चश्मदीदों के मुताबिक राजधानी के मध्य हिस्से में कम से कम 3 धमाके सुने गए हैं। ईरानी अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि की है, लेकिन साथ ही साथ ईरान ने पूरी दुनिया से अपील की है कि इस हमले की मजम्मत किया जाए, इस हमले की जो है वो निंदा की जाए, क्योंकि ये ईरान की सुरक्षा, ईरान की संप्रभुता पर हमला है, ऐसा ईरान ने दावा किया और ईरान ने एक अपील भी जारी की है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजरायली वायुसेना ने ईरान में कई टारगेट्स अचीव किए हैं।
इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान पर हमले की जानकारी देते हुए इसे प्रिवेंटिव अटैक बताया है। हमले के बाद ईरान के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, सभी उड़ानें रोक दी गई हैं, स्पेस खाली करा लिया गया है। इसके अलावा चेतावनी दी गई है कि हमला उसने शुरू किया है, लेकिन इस लड़ाई को ईरान खत्म करेगा। इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है, लोगों को शेल्टर में जाने को कहा गया है। कतर में अमेरिकी दूतावास ने भी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। इस बीच कई देशों ने अपने दूतावास खाली करने भी शुरू कर दिए हैं। अर्जेंटीना, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, यूक्रेन और आइसलैंड ने तेहरान से स्टाफ हटा लिए हैं। इधर इजराइल में भी अटैक सायरन सुनाई दे रहे हैं, संवेदनशील इलाके खाली कराए जा रहे हैं, लोगों से बंकरों में जाने को कहा जा रहा है। वहीं इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन है। इसके तहत ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के दफ्तर के पास हमला किया गया। हमले के बाद खामेनेई को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। खामेनेई इस वक्त कहां है, यह बात सिर्फ IRGC जानती है। ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन भी सामने आया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या बयान दिया है। They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation. लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित परमाणु हथियार तो पाकिस्तान के अंदर रखे हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई आर्माडा क्यों नहीं भेजते, कोई ऑपरेशन लॉन्च क्यों नहीं करते? इस मुद्दे पर कभी विस्तार से आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन फिलहाल वापस लौटते इस खबर पर। इजराइल ने ईरान के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन को लियोनेस रोर यानी कि शेर की दहाड़ का नाम दिया। यह नाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तय किया। बताया गया कि सेना ने पहले इस हमले के लिए दूसरा नाम रखा था। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। शुक्रवार को अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत इजराइल छोड़ने के लिए कहा था। ईरान ने अब जब अटैक हुआ तो पलटवार किया, और जैसा कि वर्ल्ड नाउ में हमने आपको लगातार बताया है कि ईरान ने यह तय किया था कि अगर हम पर हमला किया गया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक भी सैन्य बेस सुरक्षित नहीं बचेगा। इसलिए ईरान की तरफ से मैसिव रिटेलिएशन किया गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से जोरदार पलटवार किया। 400 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर एक साथ ईरान ने दाग दी। हमले के बाद इजराइल में जगह जगह सायरन बजने लगे, कई जगह तो ईरानी मिसाइल पहुंच भी गए। ईरान के जवाबी हमले के बाद इजराइल में दहशत का माहौल है। इजरायली सरकार ने लोगों को बंकरों में छिपने को कहा है, सड़कों पर निकलने को नहीं कहा है। हर तरफ सिर्फ सायरन की आवाज सुनी जा रही है। ईरान की लड़ाई लेकिन अकेली नहीं है। यमन और लेबनान से हिजबुल्लाह भी खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। ईरान के समर्थन में लेबनान से हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं यमन से हूती लड़ाकों ने भी हमले तेज कर दिए हैं। जिस लड़ाई को सीमित माना जा रहा था वह रीजनल वॉर में बदलने वाली है। ईरान ने यूएस मिलिट्री बेस पर कहां कहां हमला किया, आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये बात आपको याद होगा। अगर आप लगातार ये शो देखते हैं तो हमने आपको ये नक्शा भी दिखाया था और हमने आपको बताया था कि ईरान कहां कहां हमला करेगा अगर एक सिंगल बुलेट भी फायर होता है अमेरिका इजराइल की तरफ से। तो जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक किया तो ईरान ने रिटेलिएशन में सिर्फ इजराइल पर 400 मिसाइल नहीं दागे, ईरान ने ठोकना शुरू किया
जॉर्डन को, इराक के बेस को, कुवैत को, यूएई को, ओमान को और इसके अलावा तुर्की तक अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन तक, जॉर्डन तक, इराक तक ईरानी मिसाइल्स पहुंच गए हैं। और ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। उधर कतर में अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने को खाली करवा लिया है। साथ ही यूएई में स्थित अमेरिका नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया। इसके साथ ही ईरान ने कतर, कुवैत में स्थित अमेरिका के सैन्य बेस पर भी बड़ा हमला किया। कतर की राजधानी दोहा में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। बहरीन का कहना है कि यूएस नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ईरान ने मिलिट्री ऑपरेशन का नाम रखा है सीज ऑफ खेबार। सीज ऑफ खेबार नाम से ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर चुका है। बहरीन में ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया। इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें बेस से काले धुएं का गुबार उठता देखा जा सकता है। ईरान पर हमले के लिए जा रही अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल इराक में क्रैश हो गई। ईरान का यह हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में पूर्ण युद्ध की चेतावनी मानी जा रही है। वहीं यूएई ने बदले का भी ऐलान कर दिया। यूएई ने कहा है कि हमारी जमीन पर हमला हुआ है, हमारे लोग मारे गए हैं, इसलिए हम चुप नहीं बैठ सकते और यहां बदला लेकर रहेंगे। यानी आप सोचिए कि जिस मिडिल ईस्ट में अब तक शांति थी, अमेरिका और इजराइल के हमले ने उसी मिडिल ईस्ट के अंदर 2 खेमे बना दिए। अब मिडिल ईस्ट में 2 फाड़ तय है। दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि अगर यह जंग महाजंग में तब्दील हुई, मिडिल ईस्ट में देश आमने सामने हुए, तो फिर क्या होगा, कितना नुकसान होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है अभी। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. הוא פרס רשת טרור מסועפת בעולם כולו. הוא השקיע משאבים עצומים לפתח פצצות אטום ועשרות אלפי טילים שנועדו, כפי שהוא הגדיר את זה, למחוק את ישראל ממפת העולם. הוא חימש גם את שלוחות הטרור סביבנו, בעזה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, ביהודה ושומרון. והוא הקיז את דמנו. הוא רמס את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. הוא פרס רשת טרור מסועפת בעולם כולו. הוא השקיע משאבים עצומים לפתח פצצות אטום ועשרות אלפי טילים שנועדו, כפי שהוא הגדיר את זה, למחוק את ישראל ממפת העולם. הוא חימש גם את שלוחות הטרור סביבנו, בעזה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, ביהודה ושומרון. והוא הקיז את דמנו. הוא רמס את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. הוא פרס רשת טרור מסועפת בעולם כולו. הוא השקיע משאבים עצומים לפתח פצצות אטום ועשרות אלפי טילים שנועדו, כפי שהוא הגדיר את זה, למחוק את ישראל ממפת העולם. הוא חימש גם את שלוחות הטרור סביבנו, בעזה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, ביהודה ושומרון. והוא बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे कहा कि मैं अपने महान दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व के लिए, ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि 47 सालों से आयतुल्ला शासन इजराइल की मौत और अमेरिका की मौत के नारे लगाता रहा है। इसने हमारा खून बहाया है, अमेरिकियों की हत्या की है और अपने ही लोगों का कत्लेआम किया है, इसलिए सरकार को यहां से जाना होगा। लेकिन इजराइल ईरान की जंग में लाइव स्टेटस क्या है, कैसे एयर स्पेस बंद किए गए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, लाइव ट्रैफिक दिखाता हूं, एयर ट्रैफिक किस तरह से इंपैक्ट हुआ है। ये है लाइव ट्रैफिक, इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए लाइव ट्रैफिक हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो येलो प्लेन्स आप देख रहे हैं, ये ऑनगोइंग प्लेन्स हैं इस इलाके में, लेकिन एक आप एरिया देख पा रहे हैं, ये ईरान का इलाका है, पूरी तरीके से खाली, ईरान ने पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है। मिडिल ईस्ट में सारे देश धीरे धीरे एयर स्पेस जो है वो अब बंद करते जा रहे हैं। कुवैत में, इराक में, सीरिया में कहीं कोई प्लेन नहीं है। ये एक मिलिट्री प्लेन बताया जा रहा है जो यहां आपको बीचों बीच दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरा ईरान जो है वो खाली है, यानी कि यहां इस रीजन में एक भी प्लेन नहीं है। इराक का पूरा रीजन खाली है, कुवैत का पूरा रीजन खाली है। पर्शियन गल्फ के आसपास आपको कुछ एक प्लेन्स दिखाई देंगे, लेकिन यह सन्नाटा बताता है कि आसमान से खतरा बहुत बड़ा है और इसलिए यहां पर
सब कुछ साफ है। एक भी एरोप्लेन आप यहां पर, एक भी फाइटर जेट, एक भी दूसरे प्लेन्स आप नहीं देखेंगे, क्योंकि इस पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे एयर स्पेस को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया। ये देखिए, अगर आप एयर ट्रैफिक अभी देखेंगे तो आपको एयर ट्रैफिक दिखेगा कुछ इस तरीके से। ईरान का एयर स्पेस बंद है, मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद है, और जंग एक बहुत बड़ी महाजंग की तरफ जाती दिख रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच इजराइल ने भी अपना एयर स्पेस अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। यह कदम ईरान और अमेरिका के साथ मिलकर लिए गए फैसले के बाद उठाया है। अब देखते हैं, ये देखिए, दो एयर स्पेस आपके सामने हैं। एक तरफ ईरान जिन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, एयर स्पेस क्लोज्ड, और दूसरी तरफ इजराइल, एयर स्पेस क्लोज्ड। मिडिल ईस्ट में भी अभी बहुत कम उड़ान देखी जा रही है। मिडिल ईस्ट में भी ऑलमोस्ट सारे एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं उन्होंने भी सभी उड़ानों को सुरक्षा कारणों से फिलहाल रोक दिया है। इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ा है। दिल्ली से तेल अवीव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच रास्ते से यू टर्न लेना पड़ा। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट AI-139 दिल्ली से तेल अवीव जा रही थी। एयरलाइन अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए विमान को भारत वापस लाने का निर्णय लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर जवाबी मिसाइल दागकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि दोनों देशों की ओर से क्या नुकसान है, कितना नुकसान है, इस बारे में लेकर कोई बात करने को अभी तैयार नहीं है। कोई आधिकारिक, कोई ऑफिशियल बाइट नहीं है। बस अभी तक इतनी जानकारी अमेरिका और इजराइल की तरफ से दी गई कि हां, हमने हमला शुरू कर दिया है, यस, हमने अटैक किया है। ईरान की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि ईरान में कितना डैमेज हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी की संख्या में लोग हताहत हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। कहा जा रहा है कि ईरान एक बहुत मैसिव अटैक की प्लानिंग कर रहा है और वो अटैक कभी भी कर सकता है। इस बीच इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर संयुक्त सैन्य बेस के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। दूतावास ने सभी भारतीयों से अत्यधिक सावधानी बरतने, सतर्क रहने और स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या इजराइल ने ईरान को पुरानी जंग की याद दिला दी है? अगली खबर। एक तरफ ईरान, इजराइल, अमेरिका में युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर धोखेबाजी वाला काम किया। यह बात रूस ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति का दूत कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना असली रंग, असली चेहरा दिखा दिया, क्योंकि अमेरिका ने एक तरफ बातचीत जारी रखी, वियना में अगली बातचीत होनी है, लेकिन बातचीत के दौर के दरमियान ही ईरान पर हमला किया गया। मॉस्को इसे बैकस्टैबिंग कह रहा है, यानी कि पीठ में छुरा घोंपना। अमेरिका ने तेहरान, इस्फहान जैसे 30 शहरों को निशाने पर लिया। यह 8 महीने पहले की जंग के पैटर्न को दिखाता है, जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया गया था अमेरिका इजराइल की तरफ से। तब भी परमाणु वार्ता जारी थी और तभी हमला हुआ था। इजराइल और अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के 30 शहरों को निशाना बनाया गया, जिसमें राजधानी तेहरान और परमाणु शहर कहलाए जाने वाले इस्फहान भी शामिल है। अमेरिका इजराइल की ओर से यह हमला भी पिछले पैटर्न की तरह किया गया, जिसमें ईरान को बातचीत में उलझा कर रखा गया, जंग की तैयारी की गई और फिर सरप्राइज अटैक किया गया, सरप्राइज एलिमेंट के साथ। और इस बार तो दिन का समय चुना गया। अमूमन इस तरह के अटैक रात में देखने को मिलते हैं, लेकिन शायद ईरान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये दिन में अटैक करेंगे। ये भी एक सरप्राइज एलिमेंट है। ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में हालिया बातचीत 26 फरवरी 2026 को हुई थी। अगले दौर की बातचीत के लिए लोकेशन चुना गया था वियना, और यह बातचीत बहुत जल्द होने वाली थी, अगले 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन उस बातचीत से पहले ही इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। तो क्या अमेरिका ने ईरान को धोखा दिया? चलते हैं जून 2025 की तरफ, थोड़ा सा फ्लैशबैक। 12 दिनों की लड़ाई लड़ी गई थी, तब भी यही हुआ था, और ईरान इस बार जानता था
कि ये बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। जून 2025 में अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर वार्ता कर रहे थे। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर तभी अटैक कर दिया, जिसके बाद बातचीत खत्म हो गई और ईरान ने इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई की और ईरान ने अपना खतरनाक रूप दिखाया इजराइल को, अमेरिका को। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल और अमेरिका, ट्रंप प्रशासन ने मल्टी लेयर्ड मिस इंफॉर्मेशन, झूठी खबरें और अफवाहें फैलाई ताकि ईरान को लगे कि कोई हमला नहीं होने वाला है और परमाणु बातचीत जारी रखी। इस दौरान अमेरिका ने इस जंग में सीधे न कूदते हुए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल से बमबारी करवाई। और यह बात हमने आपको वर्ल्ड नाउ में बताई थी कि अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएगा और फिर इजराइल को बचाने के लिए आएगा। मीडिएटर की भूमिका निभा रहे ओमान ने कहा है कि दोनों पक्षों ने गुरुवार को बातचीत में प्रोग्रेस की है। ओमानी विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी ने कहा था कि दोनों पक्ष अपने देशों की राजधानियों में सलाह मशवरे के बाद जल्द ही फिर से बातचीत शुरू करने की योजना बना रहे हैं और अगले हफ्ते वियना में टेक्निकल लेवल की बातचीत होने वाली है। लेकिन इससे पहले शनिवार को ईरान पर हमला कर दिया गया, जिससे कहा जा रहा है कि एक ही पैटर्न से ईरान पर हमला हुआ है और इसका नतीजा पहले जैसा ही हो सकता है, जिसमें दोनों तरफ से हजारों जाने जा सकती हैं। अब ईरान का पलटवार कैसा रहा वो भी देख लीजिए। सबसे बड़ी ताकत ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। इस्राएल के हमले के बाद कई शहरों में अलर्ट कर दिया गया। अब ईरान के जो ड्रोन्स हैं और जो मिसाइल्स हैं वो सब रेडी टू यूज मोड में हैं। अब ईरान एक बेहतरीन मौका ढूंढ रहा है। इसके अलावा ईरान के पास क्या है? ईरान के पास है हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी गुट्स जो उसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। ये प्रॉक्सी वॉर में माहिर है। ईरान इन हमलों पर पलटवार करता नजर आया। ईरान ने इजराइल पर एक साथ 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजराइल के हमले के कुछ ही देर बाद ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आईडीएफ का दावा है कि ईरान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया और अमेरिका इस अटैक के बाद इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यानी ईरान जानता है कि वो अकेले टिक नहीं सकता इजराइल अमेरिका के सामने, इसलिए ईरान अपने प्रॉक्सीज को साथ में तो ले ही रहा है और रूस और चाइना के भी संपर्क में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईरान की कहानी क्या है। ईरान इसका बदला कैसे ले रहा है। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने मिसाइलों से करारा पलटवार किया। हवा में धुएं का गुबार, ईरान इजराइल की ताकत आजमाई गई और सबसे बड़ी बात कि ईरान ने अभी फुल पोटेंशियल के साथ अटैक भी नहीं किया है, जबकि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के 30 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के घर के पास भी धमाके हुए। इसके बाद सर्वोच्च नेता खामेनेई को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। उस जगह की जानकारी डिस्क्लोज नहीं की गई। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया है क्योंकि ईरान ने जब पलटवार किया तो यह पलटवार सिर्फ इजराइल पर नहीं था, ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को लपेट लिया। और ऐसे में यह समझना जरूरी है कि ईरान और इजराइल की सैन्य ताकत क्या है, दोनों देशों की क्षमता और कमजोरियां क्या है। पहले आपको ईरान इजराइल के पास कितनी मिलिट्री पावर है यह जान लेते हैं, यह बता देते हैं और फिर उसकी सैन्य ताकत और कमजोरियों के बारे में भी बात करेंगे। आइए, ईरान वर्सेस इजराइल। बूट्स ऑन ग्राउंड में तो ईरान के सामने इजराइल कहीं नहीं टिकता है। सोल्जर्स 6,10,000 एक्टिव फोर्स, इजराइल के पास 1,70,000। लेकिन इसमें बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दोनों देश एक दूसरे के अगल बगल नहीं है। तो बूट्स और ऑन ग्राउंड मतलब अगर सैनिकों की संख्या देखें तो उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि फायर पावर रैंक, ग्लोबल फायर पावर रैंक में अगर आप देखेंगे तो ईरान और इजराइल संयुक्त रूप से 15वें और 16वें नंबर पर है, या दोनों 16वें नंबर पर। अगर हम रिजर्व फोर्सेस की बात करें तो इजराइल के पास 4,65,000 हैं, ईरान के पास 3,50,000 है। एक्टिव फोर्स की संख्या हमने आपको बताई। बख्तरबंद गाड़ियां 65.8 हजार ईरान के पास, यानी कि लगभग 66 मान लीजिए आप, और लगभग 36,000 बख्तरबंद गाड़ियां
हैं इजराइल के पास। टैंकों की संख्या में भी ईरान बाजी मारता नजर आता है। इजराइल के पास 1300 टैंक है, जबकि ईरान के पास 1713 टैंक है। आर्टिलरी की बात की जाए तो ईरान के पास 3405, इजराइल के पास 1100। अब ईरान और इजराइल एयरफोर्स के लिहाज से यहां पटखनी खा जाता है ईरान, क्योंकि ईरान को अमेरिका ने 1979 के बाद चोक कर दिया। उनके पास कोई फाइटर जेट या फिर इस तरह के आधुनिक एयरक्राफ्ट नहीं है। ईरान के पास 551 फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट बताए जाते हैं। ये कुल एयरक्राफ्ट है, माफ कीजिएगा। ईरान के पास 551, इजराइल के पास 661। अब फाइटर जेट्स आप देख लीजिए, 188 ईरान के पास है, इजराइल के पास 240 है। लेकिन ये भी जो 188 नंबर आप देख रहे हैं वो भी बहुत अपडेटेड नहीं है। अटैक हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो 13 ईरान के पास है, 48 इजराइल के पास है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ईरान के पास 87 है, इजराइल के पास 13 है। अब नेवी की ताकत पर आ जाइए। पनडुब्बियों की बात की जाए तो ईरान के पास 25, इजराइल के पास 5 है। फ्रिगेट की बात की जाए तो ईरान के पास 7 है, इजराइल के पास 1 भी नहीं है। रक्षा आंकड़ों के मुताबिक ईरान इजराइल पर 20 पड़ता दिखता है, लेकिन इजराइल के पास लगभग 3450 तोपखाने भी हैं, जबकि ईरान के पास 1000 के आसपास तोपखाने हैं। मतलब यह है कि आमने सामने की लड़ाई में तो ईरान जीत जाएगा इजराइल से, इजराइल बढ़त हासिल कर लेगा। लेकिन आमने सामने की लड़ाई कब होती है? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा बॉर्डर हो, जब पाकिस्तान ईरान जैसा बॉर्डर हो, तब वहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि एक्टिव सैनिकों के बाद साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां तो मामला ही मिसाइल और फाइटर जेट से नीचे का नहीं है। एक्टिव सैनिकों की बात कीजिए तो ईरान के पास इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सेना सहित लगभग 6,10,000 से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। इसके मुकाबले इजराइल के पास लगभग 1,70,000 सक्रिय सैनिक है, जबकि लगभग 4 लाख रिजर्व सैनिक हैं। संख्या के लिहाज से ईरान आगे है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ सैनिकों की संख्या नहीं बल्कि तकनीक और प्रशिक्षण बहुत अहम होते हैं, और इस मामले में इजराइल को बढ़त हासिल है। हां, वायुसेना के मामले में इजराइल ज्यादा ताकतवर है। उसके पास अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट है। इसके अलावा इजराइल का आयरन डोम है। अमेरिका ने एक और डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है, डेविड स्लिंग, और एरो भी है जो उसकी मिसाइल रक्षा सिस्टम जिसकी ताकत बढ़ाते हैं। जबकि ईरान की वायुसेना अपेक्षाकृत पुरानी है, वो अपग्रेड नहीं है नई टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पाए वो अमेरिकी सैंक्शन की वजह से। कई विमान दशकों पुराने हैं। ईरान की रणनीति ड्रोन और प्रॉक्सी वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा फुल स्क्रीन आपको वॉर की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, आज किस तरह से अटैक हुए। ये देखिए, एक और अटैक की तस्वीर आ रही है, जरा फुल स्क्रीन देखिए। एक एक करके हमले लगातार सामने आ रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर। की ये ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं। और ईरान की रणनीति की अगर बात की जाए तो ईरान की रणनीति ड्रोन मामलों में बहुत स्ट्रांग है। उसके पास शाहेद 139 जैसे ड्रोन है जो निगरानी और कामिकाज़ी भी यानी कि आत्मघाती भी हैं। टैंकों की बात करें तो ईरान के पास लगभग 1996 टैंक मौजूद है और बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां। इजराइल के पास 1370 टैंक है, जिसमें बड़ी संख्या में अत्याधुनिक और युद्ध के लिए तैयार मानी जाती है। तो ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आंकड़े आमने सामने की जंग के लिहाज से हैं, लेकिन यहां जंग तो मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट से लड़ी जा रही है। और मिसाइल और ड्रोन्स के मामले में ईरान आगे है, फाइटर जेट्स और हवाई हमलों के मामले में इजराइल आगे है। इसलिए मुकाबला बराबरी का है। ईरान के पास तेल है लेकिन पाबंदियों ने कमर तोड़ रखी है। ईरान के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है,
मुद्रास्फीति इतनी है कि जनता पिस रही है। लेकिन इजराइल के पास लगभग $212.93 बिलियन का मजबूत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। यह रिजर्व ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता के दौरान करेंसी को स्थिर रखने और अचानक आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने में मदद करता है। इसकी तुलना में ईरान का रिजर्व लगभग $127 बिलियन होने का अनुमान है, या इससे भी कम हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से इसका एक बड़ा हिस्सा सीमित है। अब ईरान और इजराइल की कमजोरी क्या है? ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति, आंतरिक विरोध, प्रदर्शन, कमजोर वायुसेना और कमजोर एयर डिफेंस। इजराइल की कमजोरी क्या है? इजराइल की कमजोरी यह है कि वो पिछले 3 साल से हमास से जंग लड़ रहा है और अब वो ईरान के साथ भी लड़ रहा है। इसकी वजह से उस पर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ गया है और साथ ही साथ कर्ज बढ़ गया है। लंबे समय से चल रहे गाजा युद्ध, सामाजिक और राजनीतिक विभाजन की वजह बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव एक साथ कई मोर्चों पर उसका ध्यान है। ईरान की इकोनॉमी पर कड़े इंटरनेशनल सैंक्शंस का काफी बुरा असर हुआ। इसका सबसे ज्यादा असर तेल एक्सपोर्ट और बैंकिंग एक्सेस पर पड़ा। इन सैंक्शंस ने विदेशी इन्वेस्टमेंट कम कर दिया और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम तक ईरान की पहुंच को लिमिटेड कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि ईरान काफी ज्यादा महंगाई का भी सामना कर रहा है। यहां लगभग 18% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है। यही वजह है कि ईरान की करेंसी की वैल्यू लगभग 0 है। ईरान को बड़े पैमाने पर कैपिटल आउटफ्लो का सामना करना पड़ता है। इकोनॉमी की अनिश्चितता की वजह से अरबों डॉलर देश से बाहर चले जाते हैं। इन्वेस्टर और बिजनेस अपना पैसा विदेश ले जाना पसंद करते हैं। इसी वजह से ईरानी रियाल दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। महंगाई का कंट्रोल्ड महंगाई रेट, स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम और मजबूत एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी की करेंसी में ज्यादा भरोसा बनाए रखने में इजराइल को मदद करती है। बात इजराइल की हो रही है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इनोवेशन सेक्टर में इजराइल लगातार ग्रोथ हासिल करता है। जो मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत करेंसी में से एक है वो इजराइल की करेंसी शेकेल है। और एक और पॉइंट जो इजराइल को फायदा देती है वो है अमेरिका। अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और विश्व की सबसे ताकतवर मिलिट्री अमेरिका के पास है। उसकी सेना की सबसे बड़ी खूबी है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी और धरती के किसी भी कोने में तुरंत अटैक करने की ताकत रखते हैं। लेकिन अमेरिका के साथ एक बहुत बुरा फैक्ट जुड़ा हुआ है। ऐसी एक भी लड़ाई नहीं है जिसको अमेरिका जीत कर आया हो। चाहे वो अफगानिस्तान ले लीजिए आप, सीरिया ले लीजिए आप, वियतनाम ले लीजिए आप, कोई भी लड़ाई ले लीजिए, अमेरिका ने हर जगह हथियार डाले या लंबे समय तक जंग में फंसा है। अब अमेरिका की सैन्य ताकत भी देख लीजिए। अब जब बात हो ही रही तो मैं आपको यह भी बता देता हूं। एक्टिव सैनिक संख्या 13 लाख है, रिजर्व सैनिक 8 लाख है। डिफेंस बजट लगभग $1 ट्रिलियन का है। अब इसे $1.5 ट्रिलियन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। विश्व में सबसे ज्यादा एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है, 13,000 से ज्यादा फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है। अत्याधुनिक तकनीक है। नेवी और एयरक्राफ्ट करियर की बात की जाए तो 11 एयरक्राफ्ट करियर है। इसलिए अमेरिका का समुद्र में वर्चस्व है। परमाणु हथियारों की बात की जाए तो 5,000 से ज्यादा एक्टिव परमाणु बम है, जो दुनिया में सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे बड़ी ताकत एडवांस टेक्नोलॉजी, अथाह वित्तीय संसाधन मतलब अकूत पैसा, बेहतरीन लॉजिस्टिक सपोर्ट, कहीं से भी अपनी सेना को उठाना और कहीं पे भी पहुंचा देना पूरी दुनिया में। लेकिन ईरान अपनी बड़ी जनसंख्या, मिडिल ईस्ट में फैले प्रॉक्सी नेटवर्क और खतरनाक मिसाइलों के दम पर अमेरिका और इजराइल दोनों से एक साथ लोहा ले रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। ड्रोन के मामले में ईरान ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा हिजबुल्ला और हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप भी उसकी बड़ी ताकत है, जिसके दम पर ये अमेरिका को ललकारता रहा है, इजराइल को ललकारता रहा है। और इन्हीं वजहों से ईरान ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया और ईरान ने कहा कि हम जंग लड़ेंगे। एक बार जंग शुरू तो हो, और जंग शुरू हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी खबर में एक और पहलू की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात उस दुश्मनी की जो सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही। आज जब अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, तब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये लड़ाई शुरू क्यों हुई, या फिर ये दुश्मनी शुरू क्यों हुई। क्योंकि लोग जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की ये आग पूरी दुनिया की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रमजान के पाक महीने में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन क्या यह दुश्मनी आज की है, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी? नहीं, ये दुश्मनी आज की नहीं है। ये सालों पुराने विचारधाराओं की टक्कर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शुरू किसने किया था।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शुरू अमेरिका ने किया था 1953 के बाद, 1956-57 में, जब क्लीन एनर्जी के लिए अमेरिका ने, परमाणु ऊर्जा के लिए अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ईरान को दी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दो इतने अच्छे दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए? जो अमेरिका का खून का प्यासा ईरान हो गया और इजराइल को मिटाने की कसम खाने लगा, और अमेरिका ईरान पर हर मोर्चे से लगाम कसने लगा। अंग्रेजी में एक बहुत फेमस कोट है, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। यह कोट इजराइल और ईरान दोनों के बीच बिल्कुल सटीक है, क्योंकि एक समय में एक दूसरे के जिगरी यार रहे इजराइल और ईरान आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं। एक दूसरे पर सबसे ताकतवर मिसाइल मारने की फिराक में रहते हैं। ये दोनों देश कभी एक दूसरे को गले लगाते थे, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे में आप सभी के मन में यह सवाल होगा, या हो सकता है आप में से कई लोग ये जानते हों कि आखिर दोनों के बीच दुश्मनी के दौर की शुरुआत कहां से होती है। चलिए, वर्ल्ड नाउ में आज ये कहानी मैं आपको सुनाता हूं। लोग बताते हैं कि एक समय में ये दोनों देश यानी कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे से कंधा मिलाकर कूटनीति और खुफिया मामलों में सहयोग करते थे। तो फिर इतने बड़े दुश्मन कैसे बने? 1979 में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन याद कीजिए। जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, यह बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से रेजा पहलवी की जो सरकार थी, जो अमेरिका समर्थित सरकार थी, उसको वहां की सत्ता से हाथ धोना पड़ा। और जो सरकार खुमैनी की बनी 1979 में, खामेनेई जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, खामेनेई तो 1989 में आए, लेकिन खुमैनी जब उनकी वापसी ईरान में हुई, उसके बाद से ईरान के ऑयल को और ईरान को कंट्रोल करने का जो एक जरिया अमेरिका ने बना रखा था, वो जरिया अमेरिका के हाथ से छिन गया। और फिलिस्तीन इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे ही इस्लामिक रिजीम ईरान में कायम हुई, ईरान ने इजराइल को अवैध और कब्जा करने वाला राज्य बता दिया, क्योंकि ईरान चूंकि इस्लामिक स्टेट था और इस्लामिक रिजीम आ चुका था, इस्लामिक रेवोल्यूशन हो चुका था, तो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाते उसने फिलिस्तीन को सपोर्ट करने का फैसला किया। जबकि इससे पहले की सरकार 1949-1950 में जो ईरान में थी, उन्होंने इजराइल को मान्यता दी थी एज अ कंट्री, एज अ देश। लेकिन जैसे ही 1979 में सत्ता पलटी, ईरान का रुख भी पलट गया, ईरान की नीतियां पलट गई और ईरान ने इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन पर अवैध और कब्जा करने वाला राज्य बताया। दोनों ही देश एक दूसरे को मानते हैं अपने अस्तित्व के लिए खतरा आज की तारीख में। यह वही टर्निंग पॉइंट था। अब इजराइल यह कहता है कि वह हमारे लोगों के खून के प्यासे हैं, वो हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों की मदद करते हैं। और हमास ने, आपको याद होगा, कितना ब्रूटल अटैक किया था इजराइल के अंदर। इजराइल का आरोप है कि ईरान और IRGC ने मिलकर हमास को हथियार, गोला बारूद और पैसे दिए, जिससे कि वो इजराइल पर अटैक कर सके। वहीं सीरिया में ईरान की मौजूदगी से भी इजराइल में तनाव रहता है। ईरान कई बार यह कह चुका है कि वो इजराइल के अस्तित्व को मिटा देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है और इस पूरे इलाके को इजराइल फ्री कर देना चाहता है। जबकि सीरिया में ईरान के सैन्य और प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले करता रहा है इजराइल। ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहता है इजराइल और अमेरिका। ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम डेवलप कर ले। डर यह है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो फिर उसको रोकना मिडिल ईस्ट में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की तारीख में जब ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, तब ईरान नहीं झुक रहा है, तब खामेनेई सिंघम बने हुए मिडिल ईस्ट में। और खामेनेई सिर्फ इजराइल को रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं या फिर इजराइल पर अटैक नहीं कर रहे हैं, खामेनेई एक साथ पूरे मिडिल ईस्ट पर हमले शुरू कर चुके हैं।
दोनों देशों की दोस्ती के किस्से शाही दौर के हैं। इजराइल ने 1948 में जब खुद को यहूदी राष्ट्र घोषित किया तो ईरान उन मुस्लिम देशों में से एक था, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसे चुपचाप इसे मान्यता दी थी। ईरान में उस समय रजा पहलवी की सरकार थी और इजराइल की सरकार के बीच राजनयिक और सैन्य संबंध बहुत मजबूत थे। दोनों ही देश अमेरिका के करीबी माने जाते थे और दोनों के बीच रिश्ते काफी अच्छे थे। ईरान का टूरिज्म भी बड़ा टॉप क्लास का हुआ करता था उस समय। अमेरिकी और इजरायली ईरान छुट्टियां मनाने जाते थे। ईरान से इजराइल को तेल की आपूर्ति होती थी। अमेरिका भी बहुत बड़ी मात्रा में तेल लेता था। बदले में ईरान को इजराइल की तरफ से खुफिया ट्रेनिंग और तकनीकी मदद दी जाती थी। इस दोस्ती की डोर तब तक रही जब तक ईरान में शाह की सत्ता बनी रही। लेकिन अब ये जंग कहां जाएगी कोई नहीं जानता। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।